हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक जो प्रकरण है हमारा क्रिया, ठीक है, इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्रिया जो है इसकी परिभाषा क्या है और इसे किसे कहते हैं क्रिया। देखिए, क्रिया जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या होता है, जिससे हम किसी कार्य के जिसमें हमें होने का बोध होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया है कहलाते हैं। जैसे पढ़ना है, लिखना है, खाना है, पीना है, खेलना है, सोना है इत्यादि। यानी जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो करने वाला काम जो है वही क्रिया है। चलता है, दौड़ता है, खेलता है इत्यादि इत्यादि। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्रिया के उदाहरणों में कि राकेश गाना गाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मनोरमा नाचती है, मानव धीरे धीरे चलता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर दिए वाक्यों में गाता है, पढ़ता है, नाचती है, दौड़ता है, चलता है आदि शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं। अतः यह क्या है? क्रिया कहलाएंगे। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में भी संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हुआ है या फिर भविष्यकाल में हुआ है। क्रिया का निर्माण धातु से। देखिए, अब धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे यदि हम कहें कि जाना, खाना, पीना, तो जा, खा, पी ये सब क्या हो गया? क्रिया का मूल रूप हो गया। यानी कि उसके साथ हम कोई प्रत्यय लगा देते हैं। फिर जैसे खाना, जाना, ऊपर आप देख सकते हैं ना, पढ़ धातु है और ना उसमें प्रत्यय लग गया। प्रत्यय वे जो किसी शब्द के पीछे लग जाते हैं वे प्रत्यय होते हैं। तो मूल रूप क्या हो गया? धातु। ठीक है, तो मूल रूप धातु, उसके साथ कोई प्रत्यय लगा तो वह क्या बन गया? क्रिया। ठीक है, अब हम करते हैं क्रिया के जो रचना के आधार पर दो भेद हैं, महत्वपूर्ण भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, उनको हम करेंगे। देखो, क्रिया के भेद में हम करते हैं रचना के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म ना हो। अकर्मक स्पष्ट है कि जिसमें कर्म ना हो। देखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। अभाव यानी कि नहीं होता कर्म। जैसे शाम पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ने का फल शाम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती, या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर न देना, जैसे क्या? जैसे शाम सोता है, क्या सोता है? शाम सोता है ना, क्या सोता है? शाम हंसता है, क्या हंसता है? शाम पढ़ता है, यहाँ पर शाम पर सीधे सीधे कर्म पड़ रहा है। ठीक है, कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि अकर्मक क्रिया में कर्म का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। इसके हम उदाहरण देखेंगे और स्पष्ट होगा। जैसे राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, मेघनाथ चिल्लाता है, रावण लजाता है, राम बचाता है। देखिए, इसमें सब में जो क्रिया हो रही है सभी वाक्यों में, ठीक है, तो उसमें क्या कर्ता पर असर पड़ रहा है? प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि दौड़ता है, रेंगता है, हंसती है, चिल्लाता है, बचाता है आदि वाक्यों में कर्म का अभाव है एवं क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। अतः यह उदाहरण किसके हो गए? अकर्मक क्रिया के उदाहरण। यानी कि जो क्रिया कर्ता करता है और दैनिक क्रियाएं जो होती है, जैसे हंसना है, रोना है, ठीक है, नहाना है और चिल्लाना है, ये सब किस में आती हैं? अकर्मक क्रिया में। यानी कर्म का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। अब आ जाती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होगा? कि जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी है, जो कर्म के साथ है, स उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, और कर्म, यानी कि सकर्मक क्रिया, वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। यानी कि इसमें क्रिया का प्रभाव जो है, क्रिया का असर जो है, किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। जैसे विकास पानी पीता है तो पानी पिएगा, पानी खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ना। तो पानी जो है कर्म है। जब हम क्रिया करेंगे पीने की तो पानी से क्या होगा? पानी कर्म हो जाएगा।
पानी कर्म पर क्रिया पिता का प्रभाव पड़ जाएगा। इसमें पिता है, क्रिया का फल कर्तापन ना पड़ के कर्म पानी पर पड़ रहा है। जो मैं आपको बात कह रहा हूँ वही स्पष्ट हो रही है। अतः यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखिए आप कि रमेश फल खाता है। रमेश किसको खा रहा है? फल को खा रहा है। तो फल क्या हो गया? उसका कर्म हो गया। और ये पूरा वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही सुदर्शन गाड़ी चलाता है, मैं बाइक चलाता हूँ, रमा सब्जी बनाती है, सुरेश सामान लाता है, जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख चुके हैं। ठीक है ना, देख सकते ही हैं कि क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो सकर्मक यानी कि कर्म पर, कर्म की आवश्यकता हो जिस क्रिया में, यानी कि कर्म के साथ हो, और अकर्मक यानी कि जो कर्म के साथ ना हो। ठीक है, तो क्रिया के हमने पढ़े दो भेद, रचना के आधार पर दो भेद पढ़े, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यही इसमें एक मुख्य जो लक्षण है इसका, एक यही है कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा और सकर्मक क्रिया में कर्म होगा, और कर्म की आवश्यकता उसमें निश्चित तौर पर पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो है जिसमें हमने आज ये पढ़ा कि क्रिया और क्रिया के जो भेद हैं, केवल रचना के आधार पर जो भेद हैं, जो मुख्य भेद हैं वो यही हैं कि रचना या बनावट के आधार पर सकर्मक और अकर्मक हैं, या अकर्मक और सकर्मक दो भेद। तो आशा करते हैं कि आपको ये स्पष्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।